ठीक है बेटा, चलिए सो स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर विच इज कॉल्ड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर विच इज कॉल्ड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। मुझे ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही शानदार है। और मैं आपसे कह दूं कि नीट 2019 मतलब एक साल पहले की अगर बात करूं, मुझे एक साल पहले जो नीट हुआ था उसमें इस चैप्टर, केवल इस चैप्टर से ही 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। आप इमेजिन करिए 5 क्वेश्चंस केवल इसी चैप्टर से पूछे गए हैं। मतलब ये चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरी खास बात इस चैप्टर के बारे में ये है बेटा कि यहां पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं बच्चे वो टिपिकली एनसीईआरटी बेस्ड, मतलब केवल और केवल एनसीईआरटी ही पढ़नी है और एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं पढ़नी। तो ये चैप्टर हो गया हो या फिर इसके पहले स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन की बात हो, बच्चे दोनों चैप्टर्स के लिए केवल एंड केवल आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है। और एनसीईआरटी इटसेल्फ इज well sufficient to crack NEET either in NEET target 2021 or NEET 2022. Yes, so NCERT की बातों को समझने के लिए मैं आपके सामने अवेलेबल हूं एंड मैं हूं GKP सर, गोपाल कुमार पॉल मेरा नाम है। एंड बात स्टार्ट करते हैं कि what are the beneficial role of microbes? What are the beneficial role of microbes? बच्चे देखो, आपने क्लास 12th में ही ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की आप बात करते हो, आप बात करते हो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि माइक्रोब्स जो है बच्चे वो हमारे जानी दुश्मन है। जानी दुश्मन मतलब माइक्रोब्स तो केवल नुकसान ही करते हैं, माइक्रोब्स तो केवल डिजीज ही कॉज करते हैं, वो चाहे प्लांट्स को, चाहे एनिमल्स को, चाहे ह्यूमन बींग को। ठीक है, माइक्रोब्स ऐसा लगता है कि माइक्रोब्स जो है हमारे लिए कोई भी बेनिफिट नहीं करते। ऐसा कब लगता है बच्चे? ऐसा तब प्रतीत होता है जब हम पढ़ते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो ऐसा लगता है कि माइक्रोब्स हमारे जानी दुश्मन हैं। लेकिन इसी 12th का एक चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जब इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि माइक्रोब्स हमारे जानी दुश्मन कतई नहीं है। माइक्रोब्स हमारे जानी दुश्मन बिल्कुल नहीं है। माइक्रोब्स का हार्मफुल रोल तो होता ही है, लेकिन हार्मफुल रोल के साथ साथ बेनिफिशियल रोल भी होता है, यूजफुल रोल भी होता है। ठीक है, और इस ऐसे तमाम फील्ड्स हैं जहां पे इस माइक्रोब्स के यूजफुल रोल को हम क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं, इस यूजफुल रोल को हम एक्सप्लॉइट करते हैं, इस यूजफुल रोल को हम ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, और ये कुछ रोल्स की अगर मैं बात करूं तो आपने सुना भी होगा, आप जानते भी होगा ऑलरेडी कि तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके फॉर्मेशन के लिए, जिसके प्रोडक्शन के लिए माइक्रोब्स आर वेरी मच इसेंशियल। फॉर एग्जाम्पल, माइक्रोब्स का हाउस होल्ड प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में भी रोल है। इसलिए सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स कि भाई घरेलू उत्पाद के फॉर्मेशन में माइक्रोब्स कहां काम आने वाला है, ये हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, ये हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। सेकंड, हाउस होल्ड उत्पाद के साथ साथ, घरेलू उत्पाद के साथ साथ हमें यह भी समझना है कि माइक्रोब्स केवल हाउस होल्ड उत्पाद के फॉर्मेशन में काम नहीं आते हैं, इसके अलावा कई सारे तमाम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में भी काम आते हैं। सो माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। सो द बेनिफिशियल रोल ऑफ माइक्रोब्स इन फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ये भी हमें पढ़ना है। इसके साथ साथ हमें पढ़ना है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, STPs। ठीक है, मतलब किस प्रकार से हम सीवेज का ट्रीटमेंट करते हैं। वहां पे आपको पता होगा बच्चे, वन ट्रीटमेंट इज कॉल्ड प्राइमरी ट्रीटमेंट विच इज फिजिकल ट्रीटमेंट, while the secondary treatment is totally biological treatment। secondary treatment किसकी वजह से होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। मतलब माइक्रोब्स का सीवेज के ट्रीटमेंट में भी रोल है। ये थर्ड एप्लीकेशन है। फोर्थ एप्लीकेशन क्या है? अच्छा, माइक्रोब्स का बेनिफिशियल रोल एज बायो कंट्रोल एजेंट। अच्छा, बायो कंट्रोल एजेंट के फॉर्म में भी माइक्रोब्स का रोल है। अच्छा, बायो कंट्रोल एजेंट किसे कहते हैं? जब बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब है कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नंबर को रिड्यूस करने के लिए वी यूज सम काइंड ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल,
अगर मैं हार्मफुल फंगल पैथोजन को रोकना चाहूं, उसके नंबर को मिनिमाइज करना चाहूं, उनको कंट्रोल करना चाहूं, उनके ग्रोथ को कंट्रोल करना चाहूं, तो वी यूज ट्राइकोडर्मा हर्जियानम, वी यूज ट्राइकोडर्मा हर्जियानम फंगस। तो फंगल ग्रोथ, फंगल पैथोजन की ग्रोथ करने को रोकने के लिए दूसरे फंगस को यूज कर रहे हैं। ये क्या है? यहां पे ट्राइकोडर्मा हर्जियानम एक तरह से बायो कंट्रोल एजेंट के फॉर्म में यूज हो रहा है। उसी प्रकार से बीटी, जो बैसिलस thuringiensis है, ये भी क्या है? बैक्टीरिया है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये भी जो है कई सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स के नंबर को, हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स के नंबर को मिनिमाइज करता है और उससे हमारे क्रॉप्स को नुकसान होने से रोकता है। ठीक है, तो बीटी कॉटन ये भी एक तरह से बायो कंट्रोल एजेंट का एग्जांपल है। ठीक है, तो बायो कंट्रोल एजेंट के साथ साथ मुझे एक और एग्जांपल है, एक और तरीका है, एक और एप्लीकेशन है, वह है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो बायोगैस प्रोडक्शन में भी हम माइक्रोब्स के बेनिफिशियल रोल को हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ माइक्रोब्स विच कैन बी यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर, तो बायो फर्टिलाइजर के रूप में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम यूज करते हैं। इसके अलावा सिंगल सेल प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन भी, जो कि सिंगल सेल प्रोटीन इज नॉट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, सिंगल सेल प्रोटीन इज पार्ट ऑफ द प्रीवियस चैप्टर, जहां पर हम बात कर रहे थे कि स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, उसका पार्ट है एससीपी। लेकिन उस एससीपी में भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोफस बैक्टीरिया, मशरूम फंगस, स्पाइरुलिना, बीजीए, क्लोएला एल्गी, तो तमाम तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम एज ए सोर्स ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन भी यूज करते हैं। तो कुल मिलाकर मैंने इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू आपके सामने रख दिया कि माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, माइक्रोब्स इन ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, माइक्रोब्स do act as bio control agent, microbes do act as bio fertilizer and microbes in production of single cell protein। कुल मिलाकर मैंने इस पूरे चैप्टर्स के जितने टॉपिक्स हैं और जितने भी बेनिफिशियल रोल ऑफ माइक्रोब्स हैं, उन सभी टॉपिक्स को आपके सामने रख दिया बेटा। तो आई होप यहां तक सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। ठीक है भाई। पीयूष, हाँ बच्चे पीयूष, क्या हालचाल पीयूष? हिमांशी बेटा आप कह रहे हैं कि सर इकोलॉजी कब होगा? बच्चे इकोलॉजी भी होगा, जब इकोलॉजी की बारी आएगी तो इकोलॉजी भी होगा। ठीक है, फिलहाल हम माइक्रोब्स बिल्कुल एनसीईआरटी के सीक्वेंस में चल रहे हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले बात करी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स की, इसके बाद हमने बात करी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की, इसके बाद हमने बात करी जेनेटिक्स चैप्टर 1 की, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की, इसके बाद हमने बात करी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की, इसके बाद हमने बात करी स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन की, और इसके बाद हमने आज स्टार्ट किया है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, तो बिल्कुल एनसीईआरटी के सीक्वेंस को ही हम फॉलो करेंगे और एनसीईआरटी के सीक्वेंस को ही अपन अल्टीमेटली क्या करने वाले हैं? फॉलो करने वाले हैं, और इसी तरीके से अपन पढ़ाई अपनी जारी रखने वाले हैं और इंटायर 12th आपके साथ हम व्यतीत करने वाले हैं। ठीक है भाई, ओके। कृष्णा वेनी आर मैडम, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अंशित कुमार सिंह, पीयूष, दीपक गोस्वामी, नीट एस्पिरेंट हिमांशी, हाँ बच्चे नंदिनी पीसीबी, नंदिनी पीसीबी कह रहे हैं सर व्हाट इज सिंगल सेल प्रोटीन? बेटा सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है ये मैंने आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर बताया था। तो आप क्या करना है, आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको यूट्यूब में सर्च करना है, करियर पॉइंट कोटा यूट्यूब चैनल पे ही अवेलेबल है हमारा स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन लेक्चर नंबर 3। ये लेक्चर नंबर 3 आप जरूर देखें। लेक्चर नंबर 3 में मैंने सिंगल सेल प्रोटीन को एक्सप्लेन किया है। ठीक है बेटा नंदिनी, ओके। विक्रांत, नागेंद्र सिंह, दीपक गोस्वामी, हाँ बच्चे गुड इवनिंग वंस अगेन, गुड इवनिंग वंस अगेन। अब देखिए स्टार्ट करते हैं बच्चे, माइक्रोब्स क्या है? अब देखो माइक्रोब्स समझने के लिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बातें प्लांट डाइवर्सिटी की, मतलब डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स की पता होना चाहिए, जिसमें हमने बात करी है, जिसमें हमने कई सारी बात करी है। जैसे अगर मैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करूं विच वॉज गिवन बाय आर.एच. विटेकर, तो आर.एच. विटेकर के द्वारा दिया गया जो 5 किंगडम है बच्चे, वो कौन कौन से हैं बच्चे? वो है किंगडम मोनेरा, वो है किंगडम प्रोटिस्टा, वो है किंगडम माइकोटा फंजाई, वो है किंगडम प्लांटी, और वो है किंगडम एनिमिलिया। ये दीज आर द 5 किंगडम विच वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर। और आर.एच. विटेकर ने जो नया किंगडम इंट्रोड्यूस किया बच्चे, वो है किंगडम माइकोटा और किंगडम फंजाई। ये बात आपको पता है। अब इनमें से माइक्रोबियल ओरिजिन के कौन कौन से किंगडम हैं? इनमें से माइक्रोबियल ओरिजिन के मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तरह बिहेव करते हैं, वो 3 किंगडम को बिलोंग करता है। मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा एंड मेंबर्स ऑफ किंगडम माइकोटा फंजाई।
ये 3 किंगडम के मेंबर्स जो हैं जो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। वो क्या बेटा? वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेकिन समझने वाली बात यह है कि मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट, एंड मेंबर्स ऑफ किंगडम माइकोटा फंजाई आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स विद एक्सेप्शन ईस्ट, विद एक्सेप्शन ईस्ट। आई होप यहां तक सारी बातें क्रिस्टल क्लियर है। तो अगर मैं आपसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने सारे किंगडम को बिलोंग करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से किंगडम को बिलोंग करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे उसका आंसर होगा 3। 3 किंगडम को बिलोंग करते हैं, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम माइकोटा। मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड माइकोटा, दीज आर द 3 किंगडम्स इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड, जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी वेरी डाइवर्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी अपनी खुद की डाइवर्सिटी होती है, और मैंने डाइवर्सिटी क्या होता है एंड वेरिएशन क्या होता है, इसमें मैंने डिफरेंसेस आपको बताया था। द डिग्री ऑफ डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं इसे हम कहते हैं वेरिएशन, और अलग अलग स्पीसीज के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में डिफरेंसेस को हम कहते हैं डाइवर्सिटी। सो द डिग्री ऑफ डिफरेंसेस among organisms of different species is called diversity, इसे हम कहते हैं डाइवर्सिटी। क्या कहते हैं बेटा? डाइवर्सिटी। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी 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 मच डाइवर्स, ये बहुत ही ज्यादा डाइवर्स होते हैं। ठीक है, ये डाइवर्स होते हैं। बच्चा प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स कौन से किंगडम को बिलोंग करता है? बच्चा प्रोटोजोन्स बिलोंग्स टू किंगडम प्रोटिस्टा, ये किंगडम प्रोटिस्टा को बिलोंग करता है। बैक्टीरिया बिलोंग करता है किंगडम मोनेरा को, फंजाई बिलोंग करता है किंगडम फंजाई माइकोटा को, एंड माइक्रोस्कोपिक प्लांट वायरसेस। जब वायरसेस जो हैं, वायरसेस की बात करूं, जब वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी काइंड ऑफ किंगडम, जो किसी भी किंगडम को बिलोंग नहीं करता, बिकॉज हम जानते हैं कि जो वायरसेस हैं दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरसेस आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक की तरह बिहेव करता है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर लिविंग होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर नॉन लिविंग होगा। कौन? वायरसेस। उसी प्रकार से हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वायरॉइड्स पढ़ा है। अच्छा, वायरॉइड्स आर द स्मॉलर फॉर्म ऑफ वायरसेस, जिसमें प्रोटीन कोट और कैप्सिड एब्सेंट होगा, और जब प्रोटीन कोट एंड कैप्सिड एब्सेंट होगा तो केवल एंड केवल क्या होगा? लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए, लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए होगा, विच वाज डिस्कवर्ड बाय टीओ डाइनर। इसके अलावा बच्चा प्राइन्स, प्राइन्स क्या है बेटा? प्राइन्स क्या है? प्राइन्स भी आपने पढ़ा है इन चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास 11th, द सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 11th एनसीईआरटी। अच्छा, प्राइन्स में ना न्यूक्लिक एसिड होता है ना आपका प्रोटीन होता है, मतलब कैप्सिड होता है। प्राइन्स आर द स्मॉलेस्ट इन्फेक्टिव पार्टिकल विच इज ओनली एंड ओनली प्रोटीनासियस। तो प्राइन्स आर नथिंग बट द प्रोटीनासियस इन्फेक्टिव पार्टिकल, प्राइन्स आर नथिंग बट द प्रोटीनासियस इन्फेक्टिव पार्टिकल। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो माइक्रोब्स हैं दे आर वेरी वेरी मच डाइवर्स। वो प्रोटोजोन्स भी हो सकता है, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो फंजाई भी हो सकता है, वो माइक्रोस्कोपिक प्लांट वायरसेस, एनिमल वायरसेस भी हो सकता है, वायराइड्स हो सकता है, प्राइन्स हो सकता है, ये सारे माइक्रोब्स हैं, सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इनमें से ये प्रोटिस्टा, मोनेरा, माइकोटा, वायरसेस किसी भी किंगडम में नहीं है, वायराइड्स भी किसी भी किंगडम में नहीं है, और प्राइन्स भी किसी भी किंगडम में नहीं है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि तीनों ऑर्गेनिजम्स किसी भी किंगडम को बिलोंग नहीं करते, लेकिन इसके अलावा ये प्रोटिस्टा, ये मोनेरा और ये किंगडम माइकोटा को बिलोंग करता है। अब देखो, माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मेनी फंजाई। अच्छा, बैक्टीरिया एंड फंजाई की अगर बात करूं, दे कैन बी ग्रोन इन न्यूट्रिएंट मीडिया। अच्छा, न्यूट्रिएंट मीडिया कह लो या फिर आप कल्चर मीडिया कह लो, एक ही बात है। कल्चर मीडियम इज द सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट, इसलिए न्यूट्रिएंट मीडियम कैन ऑल्सो बी नोन एज कल्चर मीडियम। जैसे आप देख सकते हो कि यहां हमने बैक्टीरियल कॉलोनी को ग्रो किया। आदित्य शर्मा, हाँ बेटा, कैसे हैं आप सब लोग? आदित्य, अंशित, फातिमा, विक्रांत, प्रताप सिंह, राकेश, नागेंद्र, हाँ बेटा, आई होप मेरी आवाज़ आप तक प्रॉपर्ली पहुंच पा रही है और मेरी आप हर बात बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, ओके, चलिए। सो देखो, बैक्टीरिया को भी हम कॉलोनीज के फॉर्म में कल्चर मीडियम में और न्यूट्रिएंट मीडियम में कल्टीवेट कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं। और उसी प्रकार से फंजाई में भी बहुत सारे फंजाई को भी अपन अल्टीमेटली कल्चर मीडियम में ग्रो कर सकते हैं और उसको कल्चर कर सकते हैं। ठीक है, और जिस मीडियम में इसको ग्रो करते हैं उसे हम कहते हैं अगार मीडियम। अगार मीडियम।
एग्रोस जेल मीडियम, इसे हम कहते हैं एग्रोस जेल। और ये जो एग्रोस जेल है ना बेटा, ये ऑप्टेन होता है फ्रॉम द रेड एल्गी ग्रासिलेरिया जेलिडियम कॉन्ड्रस क्रिस्पस, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रासिलेरिया जेलिडियम कॉन्ड्रस क्रिस्पस आर द सोर्स ऑफ अगार अगार, और अगार अगार को यूज करके जिस मीडियम का प्रिपरेशन हम करते हैं उस मीडियम को हम कहते हैं एग्रोस जेल मीडियम। क्या कहते हैं बेटा? एग्रोस जेल मीडियम। और इस एग्रोस जेल मीडियम में बहुत सारे न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं, तो एग्रोस जेल मीडियम कल्चर मीडियम है। इस कल्चर मीडियम में जब न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं तो ये बन जाता है न्यूट्रिएंट मीडियम। क्या बन जाता है? न्यूट्रिएंट मीडियम। तो यहां पे देखो, ये बच्चे बैक्टीरिया की कॉलोनी है और ये आपका फंगस की कॉलोनी है। आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, यहां पे आप देख सकते हैं लेबलिंग, कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग इन ए पेट्री डिश। पेट्री डिश में बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो हुआ, आप देख सकते हैं। एंड दिस इज फंगल कॉलोनी ग्रोइंग इन ए पेट्री डिश। तो पेट्री डिश में बैक्टीरियल कॉलोनी एंड पेट्री डिश में ही फंगल कॉलोनी आपके सामने मेंशन है। आई होप ये दिस इज प्रीटी मच क्लियर एंड बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट, इसके अलावा आप देखो बच्चे, ये डायग्राम्स भी जो मेरे पीछे बैकग्राउंड में डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं, ऑल दीज इमेजेस आर फ्रॉम एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी में दिया हुआ एवरीथिंग, दिया हुआ हर कुछ, सब कुछ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ नीट पॉइंट ऑफ व्यू। तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी चीजें जो मेरे पीछे बैकग्राउंड में इमेजेस देख रहे हैं आप, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। कई बार लेबलिंग पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कई बार आपको डायग्राम्स को पहचानना आना चाहिए, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स पता होना चाहिए, कुछ उसके बारे में कुछ बातें पता होना चाहिए। और ये सारी बातें डाइवर्सिटी के, किंगडम मोनेरा की है और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की है। चलिए बात करके देखिए, सबसे पहले दिस इज रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। बच्चे देखो, ये है रॉड शेप्ड, आप देख भी पा रहे हैं कि ये बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया कैसे हैं? इलोंगेटेड है, मतलब रॉड शेप्ड है। सो दीज आर रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया विच इज मैग्नीफाइड 1500 टाइम्स, मतलब ये करीब 1500 गुना, 1500 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज है आपके सामने। दिस इज, देखो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं बताइए? रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? लिखिए आप। नेक्स्ट, दिस इज स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया। स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया को हम कहते हैं कॉकस। क्या कहते हैं? कॉकस। तो बच्चे नेक्स्ट है स्मॉल बी, स्फेरिकल शेप्ड मैग्नीफाइड 1500 टाइम्स। And the third image is called a rod-shaped bacterium showing flagella magnified 50,000 times. मतलब ये रॉड शेप बैक्टीरिया ही है, ये भी रॉड शेप बैक्टीरिया था, ये भी रॉड शेप बैक्टीरिया है, बस फर्क इस बात का है कि यहाँ पे मैग्निफिकेशन 1500 टाइम्स है और यहाँ पे मैग्निफिकेशन 50,000 टाइम्स है। एंड 50,000 टाइम्स होने की वजह से यहाँ पे इस बैक्टीरिया में आपको टफ्ट ऑफ फ्लैजेला भी बहुत प्यार से नजर आ रहा है। सो दिस इज रॉड शेप्ड बैसिलाई, Bacillus. This is spherical coccus. This is rod-shaped bacilli. बस फर्क इस बात का है, this is 1500 times magnified and this is 50,000 times magnified. ठीक है, जब हम ज्यादा मैग्निफिकेशन प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियस बात है इस बैक्टीरिया में, इस रॉड शेप बैक्टीरिया में जो फ्लैजेला है, ये फ्लैजेला भी हमें विजुअलाइज हो जाएगा। सो अनुश्री मुंद्रा, हाँ बेटा बिल्कुल सही कहा। अदनान यूसुफ, हेलो सर जी, लव यू बेटा, लव यू टू। ठीक है, अनुश्री मुंद्रा, सुषमा विश्वकर्मा, दुष्यंत नीट एस्पिरेंट, अदनान यूसुफ, नागेंद्र, विक्रांत प्रताप सिंह, हाँ बेटा भारती। देखिए अब आते हैं इस तरफ में आपको दिखा होगा टोबैको मोज़ैक वायरस। ये है बैक्टीरियोफेज, बेसिकली क्या है? बैक्टीरियोफेज, ये है बैक्टीरियोफेज, दिस इज ए बैक्टीरियोफेज। अच्छा, बैक्टीरियोफेज को हम हिंदी में कहते हैं जीवाणु भोजी। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीवाणु भोजी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैक्टीरियोफेज? बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है कि द वायरसेस व्हिच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और बैक्टीरिया के बॉडी में अपने प्रोटीन्स को मल्टीप्लाई करता है, उसे हम कहते हैं बैक्टीरियोफेजेस, जीवाणु भोजी। सो बैक्टीरियोफेज इज नथिंग बट द टाइप ऑफ वायरसेस व्हिच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर नोन एज बैक्टीरियोफेजेस। इस बैक्टीरियोफेजेस में जो भी लेबलिंग है बेटा, वो लेबलिंग आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यू कैन सी this is head of the bacteriophage, this is collar of the bacteriophage, this is tail of the bacteriophage, this is plate of the bacteriophage, and this is pins and prongs. These are the pins and these are the prongs of bacteriophage. तो लेबलिंग जितने भी है, pins, prongs, tail, plate, collar and head, ये सारे के सारे लेबलिंग आपको एज इट इज लर्न करना है, बिकॉज दिस डायग्राम, दिस पिक्चर, दिस इमेज इज मेंशन इन द एनसीईआरटी, इसलिए आपको पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट है, अगर मैं बी की बात करूं, बी इज एडेनोवायरस। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द एडेनोवायरस, जो कि
कॉमन रेस्पिरेटरी इंफेक्शन कॉज करता है, कॉमन रेस्पिरेटरी इंफेक्शन. सो दिस इज द इमेज और डायग्राम ऑफ द एडेनोवायरस विच कॉजेज रेस्पिरेटरी डिजीज, विच कॉजेज रेस्पिरेटरी डिजीज, विच ये रेस्पिरेटरी इंफेक्शन कॉज करता है. इसके अलावा देखो ये आप देख पा रहे हैं, दिस इज नथिंग बट द रॉड शेप्ड टोबैको मोज़ेक वायरस. ठीक है, दिस इज नथिंग बट द रॉड शेप्ड टीएमवी, tobacco mosaic virus, which is magnified approximately 1 lakh to 1,50,000 times. ठीक है, सो 1 लाख टू 1,50,000 टाइम्स जब इसको मैग्निफिकेशन करेंगे तो बच्चे टीएमवी जो है वो रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में विजुअलाइज होता है आपके सामने. ठीक है, दिस साइड ऑल दीज आर बैक्टीरिया एंड दिस साइड ऑल दीज आर वायरसेस. दिस इज बैक्टीरियोफेज, दिस इज एडेनोवायरस, दिस इज टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस. ठीक है, आदित्य कौशिक, बेटा आप कह रहे हैं कि सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ, आप रेयरली हिंदी यूज़ करते हैं. बेटा देखो, ये बेसिकली जो क्लास चल रही है, दिस क्लास इज़ इन मिक्स लैंग्वेज. ठीक है, क्लास जो है वो मिक्स लैंग्वेज में है. ठीक है, जहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो डिजिटल बोर्ड पे जो भी बातें लिखी गई हैं प्रेजेंटेशन के फॉर्म में वो इंग्लिश में लिखी गई हैं, लेकिन जो मैं समझा रहा हूँ इसे मैं हिंदी का भी यूज़ कर रहा हूँ. सो दिस क्लास इज़ 50-50% हिंदी और इंग्लिश. ठीक है, इस क्लास में हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही प्रयोग हो रहा है. मैं इससे पहले भी बैक्टीरियोफेज को मैं जीवाणु भोजी कह रहा हूँ. ठीक है, बैक्टीरिया है, ये जीवाणु है, ये टोबैको मोज़ेक वायरस है, ये एडेनो वायरस हैं. ठीक है, तो मैं ऑब्वियसली बात है आपको भी थोड़ा सा बेटा, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएंगे तो आपके सारे बुक्स, सारी की सारी पढ़ाई इंग्लिश में ही होगी, इसलिए थोड़ी सी हैबिट आपको भी डालनी पड़ेगी बेटा. ठीक है भाई, ओके. नंदिनी, CSR गेमिंग, आदित्य, राकेश, दुष्यंत भारती, विक्रांत प्रताप सिंह, अनुश्री. ओके, तो यहां तक बेटा आई होप एवरीथिंग इज प्रीटी मच क्लियर. तो आगे बढ़ते हैं सबसे पहले बात करते हैं और फर्स्ट टॉपिक विच इज कॉल्ड माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट. मुझे हाउस होल्ड प्रोडक्ट का मतलब होता है घरेलू उत्पाद. सो हम बात कर रहे हैं कि भाई घरेलू उत्पाद के निर्माण में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस प्रकार से रोल प्ले करता है. मुझे देखो, हमें कई बार कुछ चीजें पता नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ हमें समझ में आता है कि भाई इस उत्पाद के निर्माण में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत रोल है. जैसे घर में अगर मैं कर्ड की बात करूं, चाहे मैं यगर्ट की बात करूं, चाहे मैं बटर मिल्क की बात करूं जिसको हम छाछ कहते हैं. ठीक है, इसके अलावा मैं पनीर की बात करूं जिसको अपन अनराइपेन चीज कहते हैं, या फिर राइपेन चीज की बात करूं, बटर की बात करूं, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं मिल्क के अलावा, सो मिल्क से बनने वाले जितने भी घरेलू हाउस होल्ड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, इन सभी प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेफिनेटली रोल होता है. ठीक है, एंड सबसे पहले नीट 2019 में, मतलब एक साल पहले जो क्वेश्चन पूछा गया बच्चे वो कर्ड से पूछा गया है, एंड दैट वाज बेस्ड ऑन LAB. वो LAB पर बेस्ड था एंड विटामिन B12 पर बेस्ड था. विटामिन B12 का एक नाम होता है साइनोकोबालामाइन. ठीक है बेटा, चलिए बात करते हैं कि भाई मिल्क से दही का, दूध से दही का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है. दूध से दही का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है. बेटा देखो, आप समझो इस बात को, सर दूध से दही के फॉर्मेशन के लिए जो हमारी माएँ हैं, ठीक है, हम आपके घर में वो क्या करती हैं. ठीक है, वो अपने पड़ोस की जो आंटी हैं उनके घर से लाती हैं इनोकुलम. अच्छा, इनोकुलम को अपन शायद हिंदी में कहते हैं कई बार जावन. ठीक है, तो जावन जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं इनोकुलम कल्चर. ठीक है, मतलब थोड़ा सा दही. तो जो मम्मी है वो भागकर पड़ोस की आंटी के पास क्या लेके आती हैं, इनोकुलम कल्चर. उस इनोकुलम कल्चर में होता है मिलियंस ऑफ LAB, मिलियंस ऑफ लैक्टोबैसिलस LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है. ठीक है, अब देखो NCERT की आदत है कि चीजों को इनडायरेक्टली यूज करना. ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि लैक्टोबैसिलस एंड अदर कॉमनली कॉल्ड बैक्टीरिया को हम जिस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया में रखते हैं उसे हम कहते हैं LAB. तो लैक्टोबैसिलस एंड इसके अलावा जितने भी कॉमनली यूज्ड बैक्टीरिया हैं इनको हम कॉमनली एक टर्म देते हैं LAB. LAB मींस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया.
और ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिल्क पर ग्रो करता है, ये मिल्क में ग्रो करता है एंड कर्ड में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये हमें समझना पड़ेगा कि मिल्क से कर्ड में कन्वर्जन किस प्रकार होता है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस एंड इससे रिलेटेड जितनी भी बैक्टीरियाज हैं, इन सभी को एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया का हम नाम देते हैं, उसे हम कहते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB। एंड दिस LAB ग्रो इन मिल्क, ये LAB मिल्क में ग्रो करता है और मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि LAB मिल्क में जब ग्रो करेगा तो कर्ड में कन्वर्ट कैसे करेगा, ये हमें समझना है। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि दिस LAB ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ, LAB की जब खुद की ग्रोथ होगी तो LAB प्रोड्यूस एसिड। LAB जो है वो एक तरह का एसिड का फॉर्मेशन करता है। देखो एनसीईआरटी ने केवल एसिड लिखा है, लेकिन आप मुझे बताएं किस एसिड का नाम क्या होना चाहिए। जिस एसिड का नाम होना चाहिए लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड मतलब LAB अपने खुद के ग्रोथ के दौरान एक एसिड का फॉर्मेशन करता है, एक एसिड का प्रोडक्शन करता है, इसका नाम है लैक्टिक एसिड। इसका नाम है लैक्टिक एसिड। एंड दिस लैक्टिक एसिड कोगुलेट करता है मिल्क प्रोटीन। ये मिल्क प्रोटीन के कोगुलेशन के लिए और पार्शियल डाइजेशन के लिए जिम्मेदार है, और इस मिल्क प्रोटीन का नाम है केजीन। जो मिल्क प्रोटीन का नाम है केजीन। जो एनसीईआरटी की आदत है इनडायरेक्टली चीजों को बोलना। तो यहां पे जिस एसिड का फॉर्मेशन LAB करता है उसका नाम है लैक्टिक एसिड, और ये लैक्टिक एसिड जिस मिल्क प्रोटीन का कोगुलेशन और पार्शियल डाइजेशन करता है उस प्रोटीन का नाम है केजीन। तो एनसीईआरटी ने इन सभी चीजों को इनडायरेक्टली लिखा है। ठीक है, केजीन प्रोटीन। अब देखो केजीन प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन, पार्शियली मतलब 100% डाइजेशन नहीं होता है। तो केजीन प्रोटीन का जब पार्शियल डाइजेशन होगा और जब कोआगुलेशन होगा तो अल्टीमेटली मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाए। सो मिल्क के कर्ड में कन्वर्जन के लिए क्या जरूरी है? LAB। LAB क्यों जरूरी है? क्योंकि LAB अपने ग्रोथ के दौरान लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करता है, और ये लैक्टिक एसिड मिल्क प्रोटीन केजीन के पार्शियल डाइजेशन और कोआगुलेशन के लिए जिम्मेदार है। और जैसे ही मिल्क प्रोटीन केजीन का पार्शियल डाइजेशन और कोआगुलेशन हो जाएगा वैसे ही वो मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप मेरी सारी बातें समझ में आ गई। अब देखो मिल्क से कर्ड में कन्वर्जन होने के बाद कर्ड का जो बेनिफिशियल रोल है वो क्या क्या है? मुझे हम ये जानते हैं कि देखो कि मिल्क से कहीं ज्यादा डाइजेस्टिव कर्ड होता है। तो कर्ड के बारे में पहली बेनिफिट क्या है कि कर्ड इज मोर डाइजेस्टिव देन मिल्क। कर्ड इज मोर डाइजेस्टिव देन मिल्क, ये पहली बात है। ठीक है, तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कर्ड ओवर मिल्क? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कर्ड ओवर मिल्क? मिल्क के ऊपर कर्ड्स के क्या बेनिफिट है? पहला बेनिफिट यह है कि कर्ड इज मोर बेनिफिशियल देन मिल्क, पहली बात। दूसरी बात कि भाई देखो इस कर्ड में यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसको हम कह रहे हैं LAB, एंड कर्ड में प्रेजेंट जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चे ये एक तरह से प्रोबायोटिक्स की तरह बिहेव करते हैं। एंड प्रोबायोटिक्स की तरह बिहेव करने की वजह से ये हमारे इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा जो गट फ्लोरा है उनका प्रोटेक्शन करता है, और साथ ही साथ कोई भी अनवांटेड डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को इनहिबिट करता है। मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं ये डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ये सेकंड बेनिफिट है। कर्ड में प्रेजेंट LAB इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा के ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है और डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ये दूसरा बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट यह है कि बच्चे जब देखो जब मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो कर्ड में विटामिन B12 की मात्रा बढ़ती है, एंड विटामिन B12 की मात्रा बढ़ने का मतलब है कि दिस LAB ऑल्सो इंप्रूव्स द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द कर्ड। तो मिल्क से कहीं ज्यादा न्यूट्रिशनल क्वालिटी किसकी होती है? कर्ड की होती है, बिकॉज मिल्क में जो विटामिन B12 की मात्रा होगी उससे कहीं ज्यादा विटामिन B12 की मात्रा किसमें होगी? कर्ड में होगी। सो LAB also improves the nutritional quality of the curd by improving the amount of vitamin B12 which is also known as cyanocobalamin, जिसको हम cyanocobalamin नाम से भी जानते हैं। तो कुल मिलाकर कई सारे बेनिफिट्स हैं। इनमें से फर्स्ट बेनिफिट यहां मेंशन है, सेकंड बेनिफिट ये मेंशन है, एंड थर्ड बेनिफिट हम कह सकते हैं कि इट इज मोर डाइजेस्टिव। इट इज मोर डाइजेस्टिव, ये बड़ा आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाता है। दीज आर द 3 बेनिफिट्स ऑफ कर्ड ओवर मिल्क। आई होप ये सारी बातें बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आ गई हैं। ठीक है, ठीक है। नरेंद्र गैंगवार पूछ रहे हैं
कि सर हेलो सर, आपकी यूट्यूब पर वीडियो है क्या? बेटा मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं एंड बहुत सारे चैप्टर्स के वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। 12th में बिल्कुल सीक्वेंस से मेरे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, इन वीडियोस को आप देखें, लाइक करें, शेयर करें एंड जो भी डाउट्स होते हैं या कुछ भी बात आपको अच्छी लगती है, जो भी बात अच्छी लगती है बच्चों को उसको कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। राइट फ्रॉम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जेनेटिक्स चैप्टर 1, जेनेटिक्स चैप्टर 2, इसके अलावा स्टडीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन एंड नाउ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आई होप ये सारी बातें बहुत ही प्यार से बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। आदित्य कौशिक, रियली सर यू आर ग्रेट सर, आप लाइव कितने टाइम आते हैं? बेटा देखो MWF 6 PM, MWF 6 PM इज द टाइमिंग, ओके। चलिए नेक्स्ट है नंदिनी पूछे सर अमेजिंग क्रिस्टल क्लियर, ओके, नीट एस्पिरेंट क्रिस्टल क्लियर, ओके बेटा। MWF 6 PM मेरे लाइव होने का टाइम है, MWF 6 PM, डेज एंड टाइम आपके सामने। चलिए बेटा नेक्स्ट बात करते हैं चीज। तो देखो यहां पे चीज में जो अनराइपेंड चीज होता है उसे हम कहते हैं पनीर। पनीर जो आप मार्केट में आप देखते हो, खरीदते हो, पनीर इज अ टाइप ऑफ चीज, लेकिन पनीर इज अ टाइप ऑफ अनराइपेंड चीज, ठीक है, अध पका या फिर कम पका या फिर अपका हुआ चीज, ठीक है। तो चीज के फॉर्मेशन के लिए क्या क्या जिम्मेदार है? जिस प्रकार से मिल्क से कर्ड बनने के लिए एक डेफिनेट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिम्मेदार था, वो था LAB। उसी प्रकार से मिल्क से चीज फॉर्मेशन के लिए एक डिफरेंट सेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिम्मेदार हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया भी हो सकता है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंजाई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहां पे 3 तरह की चीज मैंने मेंशन किया है इस टेबल में। यहां पे द टाइप ऑफ चीज एंड सेकंड इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड फॉर राइपनिंग, ठीक है। चीज के राइपनिंग के लिए जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में लिखा हुआ है, एंड यहां पे टाइप ऑफ चीज और उसका नेम ऑफ चीज, टाइप ऑफ चीज, नेम ऑफ चीज। देखो फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड सॉफ्ट चीज। अच्छा सॉफ्ट चीज का एग्जांपल है कैमेम्बर्ट चीज। सॉफ्ट चीज का एग्जांपल है कैमेम्बर्ट चीज, और कैमेम्बर्ट चीज के लिए जिम्मेदार, कैमेम्बर्ट चीज के राइपनिंग के लिए जो ऑर्गेनिज्म जिम्मेदार है बेटा वो है पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी, ठीक है। तो नाम याद करना इज वेरी वेरी इजी, ठीक है। कैमेम्बर्ट चीज के राइपनिंग के लिए पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी, पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी। और पेनिसिलियम नाम से हम ये समझ सकते हैं कि बच्चे ये बैक्टीरिया नहीं है, ये क्या है? फंगस है, क्योंकि पेनिसिलियम इज अ टाइप ऑफ फंगस ऑफ क्लास बेसिडियोमाइसीटीज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है सेमी हार्ड चीज। बच्चा सेमी हार्ड चीज में यहां पे सेमी हार्ड चीज, दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ चीज। सेमी हार्ड चीज में उसने जिस एग्जांपल को लिखा बेटा वो है रॉकी फोर्ट चीज, रॉकी फोर्ट चीज, रॉकी फोर्ट चीज। एंड रॉकी फोर्ट चीज के राइपनिंग के लिए जो ऑर्गेनिज्म जिम्मेदार है बच्चे उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी। पेनिसिलियम मतलब ये भी क्या है? फंगस, ठीक है। And now the most famous cheese is hard cheese, जी है हार्ड चीज, ठीक है, हार्ड चीज। और इसका नाम है स्विस चीज। तो स्विस चीज इज एन एग्जांपल ऑफ हार्ड चीज। एंड स्विस चीज के राइपनिंग के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिम्मेदार है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं प्रोपिनियोबैक्टीरियम शमानी, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शमानी। अच्छा नाम देखो, प्रोपिनिबैक्टीरियम शमानी, दैट मीन्स यहां पे क्या है? जो ऑर्गेनिज्म जिम्मेदार है वो है बैक्टीरिया। दैट मीन्स चीज के राइपनिंग के लिए बैक्टीरिया भी जिम्मेदार है एंड फंगस भी जिम्मेदार है, ठीक है। एंड द टाइप ऑफ चीज डिपेंड्स ऑन द राइपनिंग प्रोसीजर एज वेल एज द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड, ठीक है। देखो चीज के जो टाइप्स हैं वो 2 बातों पर डिपेंड करता है। पहली बात कि चीज के राइपनिंग के लिए आपने कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज किया है, एंड दूसरी बात कि द टाइमिंग एंड द प्रोसीजर ऑफ राइपनिंग, भाई कितने टाइम तक आपने राइपनिंग करी है और कितने लंबे समय तक करी है और उसका प्रोसेस क्या है, इस पर चीज के टाइप से डिपेंड करते हैं। देखो डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब प्रत्येक डिफरेंट टाइप ऑफ चीज। देखो अगर मैं कैमेम्बर्ट चीज की बात करूं या रॉकीफोर्ट चीज की बात करूं या फिर स्विस चीज की बात करूं, ये तीनों अलग अलग चीज हैं। इन तीनों चीज की
जो टेक्सचर है वो अलग अलग है, इन तीनों चीज में जो फ्लेवर है वो अलग अलग है, इन तीनों चीज में जो टेस्ट है वो अलग अलग है। ठीक है, तो अलग अलग चीज की टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट अलग अलग होती है। और ये जो टेक्सचर है, टेक्सचर मीन्स उसकी संरचना, उसकी बनावट। ठीक है, फ्लेवर मीन्स उसकी अरोमा, उसकी खुशबू, एंड टेस्ट मीन्स स्वाद। ठीक है, आई होप ये तीनों बातें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। टेक्सचर मीन्स बनावट, संरचना, फ्लेवर मीन्स अरोमा, खुशबू, एंड टेस्ट मीन्स स्वाद। ये तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो अलग अलग चीज में टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट तीनों अलग अलग होती हैं। एंड ये जो स्पेसिफिक टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट हैं, ये आने का रीजन क्या है? ये आने का रीजन है टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज्ड, कि भाई आप जिस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करोगे उसी प्रकार का यहां पे टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट आएगा। ठीक है, तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि द स्पेसिफिक नेचर, स्पेसिफिसिटी इन टर्म्स ऑफ टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट, स्पेसिफिक नेचर ऑफ टेस्ट, फ्लेवर एंड टेक्सचर कम्स फ्रॉम द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज। जैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करोगे वैसा आपको कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर मिलेगा, वैसे ही आपको कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर मिलेगा, और वैसा ही कैरेक्टरिस्टिक्स आपको टेस्ट मिलेगा। क्लियर है भाई? विक्रांत प्रताप सिंह, राकेश कुमार, वनिता, आदित्य, संजय टुकड़ा। हाँ बच्चे, कैमबर्ट चीज जो है, कैमबर्ट चीज के बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है, दिस इज आउट ऑफ एनसीईआरटी पॉइंट। ठीक है, ये जो कैमबर्ट चीज मैंने आपको बताया है इसके बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है, तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है, आप ध्यान रखना। ठीक है, ओके बेटा। नीट एस्पिरेंट, सर योर एक्सप्लेनेशन इज ऑसम, थैंक यू सो मच बेटा। हाँ भाई, ओके। अब देखो यहां पे स्विस चीज के बारे में कुछ लिखा हुआ है, और दिस पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्विस चीज एंड रॉकी फोर्ट चीज। ठीक है, सबसे पहले हम स्विस चीज की बारे में बात करते हैं। जो देखो स्विस चीज में लार्ज साइज पोर्स होते हैं। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट हैं, नॉट ओनली अबाउट स्विस चीज, जितने भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं उसमें जो पोरस नेचर है, उस पोरस नेचर की वजह है CO2 के इवॉल्व होना। ठीक है, सो स्विस चीज में जो लार्ज होल्स और लार्ज पोर्स मिलते हैं उसकी वजह क्या है? प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाई बैक्टीरियम प्रोपियोनिबैक्टीरियम शमानी। ठीक है, तो स्विस चीज के प्रोडक्शन के दौरान जो लार्ज होल्स एंड लार्ज पोर्स का फॉर्मेशन होता है, इस लार्ज होल्स एंड लार्ज पोर्स की फॉर्मेशन की वजह है रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय द बैक्टीरियम प्रोपियोनिबैक्टीरियम शमानी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट, रॉकी फोर्ट चीज आर राइपेंड बाय ग्रोइंग ए स्पेसिफिक फंगस। स्पेसिफिक फंगस, उस स्पेसिफिक फंगस का नाम क्या है? उस स्पेसिफिक फंगस का नाम है पेनिसिलियम रॉकी फोर्टी। ठीक है, तो रॉकी फोर्ट चीज की राइपनिंग के लिए जो फंगस जिम्मेदार है, स्पेसिफिक फंगस जिम्मेदार है, उस फंगस का नाम है पेनिसिलियम रॉकी फोर्टी, विच इज अ टाइप ऑफ फंगस, क्योंकि पेनिसिलियम मतलब फंगस। ठीक है, ओके बेटा, चलिए आगे बात करते हैं। सो नेक्स्ट हमारी जो बात होगी वो होगी अबाउट सम अदर प्रोडक्ट्स। तो हमने मिल्क प्रोडक्ट में कर्ड की बात करी, हमने मिल्क प्रोडक्ट में चीज की बात करी, अब हम बात करें सम ऑफ द अदर प्रोडक्ट्स विच हैज बीन यूज्ड, which is normally used in case of household. ठीक है, some other products in household. Household मतलब कुछ दूसरे घरेलू उत्पाद, कुछ दूसरे घरेलू उत्पाद की हम बात कर लेते हैं, और इनमें से बहुत ही फेमस जो प्रोडक्ट है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट है बेटा, वो है इडली एंड डोसा। ठीक है, तो इडली एंड डोसा आप जानते हैं बच्चे, मेरा तो फेमस है, मेरा तो बिल्कुल फेवरेट है। ठीक है, मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट इज इडली एंड डोसा। ठीक है, एंड फेवरेट होने की वजह एक तो इसका टेस्ट, एंड दूसरा कि बच्चे ये इसमें बहुत ही कम ऑयल कंटेंट होता है, बहुत ही हेल्दी होता है, इसमें सोर्स ऑफ प्रोटीन भी है, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी है, एंड लिपिड कंटेंट कम है, इसीलिए प्लस स्वाद में अच्छा है। ठीक है, तो डोसा एंड इडली जो कि मोस्टली आज के डेट में पूरे इंडिया में सभी जगह पे पाई जाती हैं, लेकिन ये साउथ इंडिया में इज वेरी वेरी फेमस। ठीक है, एंड ये जो डोसा एंड इडली है
इसकी जो डो होती है, डो डो समझते हो, एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ राइस एंड ए प्रोपोर्शन ऑफ दाल, एंड दाल में भी द दाल विच इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज उड़द दाल। ठीक है, ठीक है। तो देखो यहां पे आपको यह पता होना चाहिए कि जो डोसा एंड इडली है, इसके लिए, इसके फर्मेंटेशन के लिए, इसके जो डो के फर्मेंटेशन के लिए जिम्मेदार कौन है? जो फर्मेंटेड बाई बैक्टीरिया, फर्मेंटेड बाई बैक्टीरिया, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो साउथ इंडिया में जिस प्रकार से नॉर्थ इंडिया में हर दूसरी तीसरी दुकान के बाद आपको एक किराने की दुकान मिलती है, उसी प्रकार से साउथ इंडिया में अगर आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि साउथ इंडिया में हर 4-5 दुकान के बाद आपको एक डो मेकिंग शॉप है। डो मेकिंग शॉप जहां पे क्या है, डो बनाई जाती है। लेडीज जो है वो चावल एंड दाल को एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन में भिगो के रखती हैं, ओवरनाइट सोक करके रखती हैं, एंड ओवरनाइट सोक करने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग को उस डो मेकिंग शॉप में जाकर उससे डो बनाती हैं, एंड उस डो को ढक्कन खोल के रखा जाता है, और एटमॉस्फेरिक जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंटेशन होता है, एंड फर्मेंटेशन होने के बाद अल्टीमेटली उस डो से डोसा एंड इडली बनाई जाती है। सो द डो विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग डोसा एंड इडली इज फर्मेंटेड बाय whom? इज फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंटेड होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो। पीछे देखो, जो डो है वो थोड़ा सा स्वेल कर जाता है, थोड़ा सा फूल जाता है। जितना डो आप लाएंगे शॉप से, नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप देखेंगे कि जो डो की अमाउंट है, जो वो अमाउंट बढ़ गई, मतलब वो जो डो है वो काफी हद तक पफी हो गया, वो काफी हद तक पफी हो गया, थोड़ा फूल गया है। ठीक है, तो पफ्ड अप अपीयरेंस की वजह क्या है? पफ्ड अप अपीयरेंस की वजह है फर्मेंटेशन। पफ्ड अप अपीयरेंस की वजह है फर्मेंटेशन, और ये फर्मेंटेशन किससे हुआ है? ये फर्मेंटेशन हुआ है बैक्टीरिया से, एंड पफ्ड अप अपीयरेंस की वजह हुआ है बैक्टीरिया जो कि फर्मेंटिंग एजेंट है, एंड साथ ही साथ ये जो पफ्ड अप हुआ है नेचर, ये CO2 इवॉल्व होने की वजह से हुआ है। सो द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ द डो इज ड्यू टू इवोल्यूशन और प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। ठीक है, तो जो डो थोड़ा सा स्वेल कर जाता है, थोड़ा सा फूल जाता है, उसकी वजह है CO2 इवॉल्व होना, CO2 का प्रोडक्शन होना। इसके बाद हम बात करते हैं बेकरी इंडस्ट्री की। तो बेकरी इंडस्ट्री में आप जानते हैं बेकर्स ईस्ट यूज होता है। ठीक है, और बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि जिसको हम बेकर्स ईस्ट कहते हैं उसी को ही हम ब्रीवर्स ईस्ट भी कहते हैं। अब बच्चे उस ईस्ट का नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। कुलदीप सिंह, वेरी वेरी थैंक्स, मेनी थैंक्स। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, यू आर वेरी वेरी जीनियस, थैंक यू सो मच कुलदीप। चलिए, हरविंदर सिंह, अंशित, अनुश्री, विक्रांत, MJ, वनीता शर्मा, आई होप मेरी आवाज़ आप तक प्रॉपर्ली आ रही है, आप मेरी बातों को सुन पा रहे हैं, मेरी बातों को बहुत ही अच्छे से आप समझ भी पा रहे होंगे। बेटा हरविंदर, मैं बिल्कुल चंगा हूँ, बहुत ही शानदार हूँ, एंड आई होप आप सभी भी बहुत ही अच्छे होंगे, एंड बहुत ही तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, बात हो रही थी आपकी डो विच इज यूज फॉर मेकिंग ब्रेड। अब मैं ब्रेड इंडस्ट्री की बात करता हूं। बच्चे, ब्रेड इंडस्ट्री में जिस डो को हम यूज करते हैं, इस डो का फर्मेंटेशन भी बैक्टीरिया से नहीं होता, फंगस से होता है, और ये फंगस में भी ईस्ट से होता है। और उस ईस्ट का नाम क्या है? बच्चे, उस ईस्ट का नाम है बेकर्स ईस्ट। बेकर्स ईस्ट, इस ईस्ट को हम कॉमनली कहते हैं, लेकिन इस ईस्ट का पूरा नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। सो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ये बेकर्स ईस्ट भी है, ये ब्रीवर्स ईस्ट भी है, ये बेकरी इंडस्ट्री में भी यूज होता है, और ये ब्रीविंग इंडस्ट्री मतलब अल्कोहल इंडस्ट्री में भी यूज होता है। ठीक है, तो जितने भी बेकरी आइटम्स हैं, जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, इन सभी प्रोडक्ट्स के फर्मेंटेशन के लिए जिस ईस्ट को हम यूज करते हैं, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम यूज करते हैं, उसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। और इसी वजह से इस ईस्ट को हम कहते हैं बेकर्स ईस्ट। क्या कहते हैं बेटा? बेकर्स ईस्ट। चलिए, सो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, जिसको हम कॉमनली कहते हैं बेकर्स ईस्ट, लेकिन ध्यान रखें कि इसी ईस्ट को हम नेक्स्ट क्लास में ब्रीवर्स ईस्ट के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज ये जो ईस्ट है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ये बेकरी इंडस्ट्री में भी यूज होता है और साथ साथ ब्रीविंग इंडस्ट्री में भी यूज होता है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके बेटा आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं तोड्डी, जो कि एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है।
ऑफ सदर्न इंडिया। बच्चे अगर आपने साउथ इंडिया विजिट किया है, और जो बच्चे साउथ इंडिया में है वो तो ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है, तो जो बच्चे मेरे साथ साउथ इंडिया से जुड़े हुए हैं उन बच्चों को ऑलरेडी चीजें पता है कि मैं टॉडी किसे कह रहा हूं, टॉडी, जिसको हिंदी में कहते हैं ताड़ी, हिंदी में कहते हैं ताड़ी और इंग्लिश में कहते हैं टॉडी। बच्चे टॉडी जो है ना वो एक पाम से ऑप्टेन होता है, उस पाम को हम कहते हैं टॉडी पाम, मतलब एक पाम जिससे हम टॉडी ऑप्टेन करते हैं, ठीक है। मुझे ये अपने आप में एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, किसका, साउथ इंडिया का। ये नॉर्मली साउथ इंडिया में खूब पॉपुलर है और आज के डेट में बिहार में और गुजरात में भी काफी पॉपुलर है। जो बच्चे गुजरात के हैं और जो बच्चे बिहार के हैं वो भी इस बात से परिचित होंगे क्योंकि वहां भी जो अल्कोहल है, इंग्लिश अंग्रेजी शराब, वो बैन है, ठीक है। इसलिए वहां पे भी जो टॉडी है ट्रेडिशनल ड्रिंक है, इट इज वेरी 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 फेमस, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि टॉडी का जो सबस्ट्रेट है वो सबस्ट्रेट क्या है। जो टॉडी का सबस्ट्रेट है टॉडी पाम्स का सैप, प्लांट सैप। बच्चे कोई जूस नहीं है, जैसे आप गन्ने की बात करते हो, ठीक है। बच्चे शुगर केन, शुगर केन का जूस आप कहते हो शुगर केन जूस, बेटा शुगर केन कोई फ्रूट नहीं है, और जब शुगर केन कोई फ्रूट नहीं है तो आप उसको जूस नहीं कह सकते, वो जूस नहीं है, वो प्लांट का सैप है। तो शुगर केन से निकला हुआ रस वो रस नहीं है, वो प्लांट का सैप है, प्लांट सैप, प्लांट की शुगरी सैप। उसी प्रकार से जो टॉडी पाम है, टॉडी पाम जो पाम ट्री है, उस पाम ट्री के सैप से हम क्या बनाते हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक जिसका नाम है टॉडी। बच्चे ये कोई जूस नहीं है, ये जूस से नहीं बन रहा है, ये किससे बन रहा है, प्लांट के सैप से बन रहा है। आपने देखा होगा कि जो टॉडी पाम की प्लांट होती है, जो पाम ट्री होती है बच्चे बहुत ही ऊंची लंबी होती है, बहुत ही ऊंची लंबी होती है, ठीक है। तो होता क्या है, यहां पे होता है, देखिए क्या करते हैं, जो लंबे ऊंचे प्लांट है उसका जो एपेक्स पार्ट है, जहां पे लीव्स खत्म हो जाती हैं, जहां पे लीव्स खत्म हो जाती हैं वहां पे कोई एक बंदा जो है वो ऊपर चढ़ता है और टॉडी पाम के एपेक्स के पार्ट को वुंडेड करता है, उसको वहां पे थोड़ा छील देता है बेटा, ठीक है। और छीलने से क्या होगा कि वहां से जो प्लांट की सैप है वो ऊज आउट होती है, ऊज आउट हो रही है, और इस ऊज आउट होने के बाद वहां पे एक मिट्टी का बर्तन या कोई भी एक पॉट वहां पे लटका दिया जाता है, और उस यूटेंसिल में वो सारे के सारे जो प्लांट सैप है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप एक्यूमुलेट होता है, और वो रात भर से लेकर सुबह तक एक्यूमुलेट होता है, और अर्ली इन द मॉर्निंग उस सैप को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। आप सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उस प्लांट सैप को आप ड्रिंक करेंगे तो बच्चे आपको इतना मीठा लगेगा, इतना स्वाद लगेगा, ऐसा लगेगा कि भी अमृत पिया जा रहा है, ठीक है। तो अर्ली इन द मॉर्निंग जब तक उसमें फर्मेंटेशन नहीं हुआ है तब तक उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, मीठा, बढ़िया स्वाद, अमृत की तरह। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी सुबह ही दोपहर में हुई, सुबह दोपहर होने का मतलब है कि मान लीजिए आपकी नींद ही बहुत लेट में खुली और आप 11, 12, 1 बजे आप उस ड्रिंक को ले रहे हैं, तो बेटा 11, 12, 1 बजे तक उस शुगरी सैप का हो जाएगा फर्मेंटेशन, और जब उस शुगरी सैप का फर्मेंटेशन हो जाएगा तो मुझे उसमें अल्कोहल कंटेंट बढ़ जाएगा, और अल्कोहल कंटेंट बढ़ने की वजह से मुझे अब थोड़ी सी उसकी स्मेल भी डिफरेंट होगी, क्योंकि अल्कोहल का फॉर्मेशन हो चुका है तो स्मेल भी डिफरेंट टाइप का होगा एंड स्वाद भी थोड़ा बदल जाएगा। तो जो अमृत की तरह अर्ली इन द मॉर्निंग लगा था बच्चे अब वो नहीं लगेगा। एंड अब इस ड्रिंक को अगर इस टॉडी को अगर आप ड्रिंक करते हैं तो थोड़ा सा डिजीनेस फील होगा, और डिजीनेस फील होने की वजह क्या है, इस डिजीनेस फील होने की वजह है उस टॉडी में प्रेजेंट अल्कोहल कंटेंट, उस टॉडी में प्रेजेंट अल्कोहल कंटेंट। सो टॉडी इज ए ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया विच इज मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम द पाम प्लांट के सैप को फर्मेंट करके इस टॉडी ट्रेडिशनल ड्रिंक को बनाया जाता है। आई होप यहां तक एवरीथिंग इज वेरी 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 मच क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखो, माइक्रोब्स आर ऑल्सो बीइंग यूज्ड फॉर फर्मेंट, बच्चे फिश फर्मेंटेशन में भी माइक्रोब यूज होता है, ठीक है। सोयाबीन के फर्मेंटेशन में भी माइक्रोब यूज होता है। इसके अलावा जब बैम्बू शूट के पिकल के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं, और ये सभी का एक्सपीरियंस भी आपको होगा, आपने देखा होगा। जो बच्चे मेरे साथ बिल्कुल थोड़ा सा रूरल बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं, थोड़े गांव से जुड़े हुए हैं,
आपने गांव का मार्केट देखा होगा, आपने गांव का छोटा छोटा जो हाट, जिसको हाट बाजार कहते हैं, आपने वो बाजार देखा होगा, आपने वो मार्केट देखा होगा, और आपने ये भी देखा होगा कि वहां पे फर्मेंटेड फिश, सूखी मछलियां, नमक लगाई हुई सूखी मछलियां अवेलेबल होती है मार्केट में। क्यों? कि हो सकता है कि वहां पे फिश अवेलेबल ना हो, या जो फ्रेश फिश है मुझे वो महंगी हो, और वो फ्रेश फिश जो महंगी है वो सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए वहां पे फर्मेंटेड फिश अवेलेबल होती हैं, विच इज कंपेरेटिवली लेसर इन प्राइस, जिसकी कीमत कंपेरेटिवली कम होती है, एंड कम होने की वजह से बहुत लोग, मतलब सभी लोग, जो गरीब है वो भी इस मछली को खा सकता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा हम फिश को भी फर्मेंट कर रहे हैं, उसी प्रकार से सोयाबीन को भी फर्मेंट कर रहे हैं, एंड बैम्बू शूट्स, बैम्बू शूट्स, ठीक है, जिसको हिंदी में मैं जानता हूं, हिंदी में कहते हैं करेल, हिंदी में कहते हैं करेल। बच्चे इस करेल को, इस करेल बैम्बू शूट्स, बच्चे वो बैम्बू की बात नहीं कर रहा हूं जो कि मैच्योर है, जो बहुत लंबा ऊंचा है, उसकी बात नहीं कर रहा। अगर मैं रेनी सीजन की बात करूं, बच्चे रेनी सीजन में क्या होगा, बैम्बू शूट्स, जहां पे बैम्बू लगा हुआ है, बैम्बू का जो पूरा पूरा झाड़ होता है, मतलब एक पूरा पूरा एक टफ्ट होती है, पूरी पूरी कॉलोनी होती है, वहां से नए नए बैम्बू प्लांट्स निकलते हैं, ठीक है, एंड वो कंपेरेटिवली सॉफ्ट होते हैं, बेटा वो कंपेरेटिवली सॉफ्ट होते हैं, और उसको हम कहते हैं बैम्बू शूट्स और करेल, ठीक है। हम करते क्या है, जिस प्रकार से आम की अचार बनाई जाती है, कैरी की अचार बनाई जाती है, उसी प्रकार से बैम्बू के जो शूट्स हैं, जो अर्ली ग्रोइंग टेंडर शूट्स हैं, मतलब अभी भी मैच्योर शूट्स नहीं है, टेंडर शूट्स हैं, उन शूट्स को हम उसी प्रकार से काटते हैं जिस प्रकार से हम कैरी को काटते हैं, और काटने के बाद उसमें उसी प्रकार से, जिस प्रकार से मैंगो पिकल और कैरी की पिकल और बाकी चीज़ों की पिकल बनाई जाती है, अचार बनाई जाती है, उसी प्रकार से इनको भी काटने के बाद वैसे मसाले और बाकी चीज़ों के साथ मिक्स करके इसको सुखाया जाता है, इसको धूप दिखाई जाती है, और उसकी फर्मेंटेशन की जाती है, इसकी सब्जियां भी बनती हैं, एंड साथ साथ अचार भी बनती है। तो कुल मिलाकर ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि हाउस होल्ड केस में यूटिलाइज होते हैं, फिश को फर्मेंट करने के लिए, सोयाबीन को फर्मेंट करने के लिए, और बैम्बू शूट्स को फर्मेंट करके कई सारे यूजफुल फूड आइटम्स, फूड मटेरियल का प्रिपरेशन किया जाता है, ठीक है। जो देखो, अगर मैं एशियन कंट्री की बात करूं तो एशियन कंट्रीज आर वेरी 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 मच फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेड फूड्स। एशियन कंट्री इज द हाउस ऑफ फर्मेंटेड फूड। जितने भी एशियन कंट्रीज हैं उन सभी की कुछ न कुछ फर्मेंटेड फूड्स की स्पेशलिटी होती है, फर्मेंटेड फूड्स की एक रेंज होती है, एंड सबसे ज्यादा रेंज ऑफ फर्मेंटेड फूड एशियन कंट्रीज में ही आपको मिलती है पूरे वर्ल्ड में। और इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में, साउथ इंडिया में आप इडली डोसा बाकी चीज आप जानते हैं, उसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का नॉर्दर्न, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स, इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में भी कई सारे फर्मेंटेड फूड की रेंज अवेलेबल है, ठीक है। एंड ऑल दिस फर्मेंटेड फूड की रेंज आर सम काइंड ऑफ, दे आर समवॉट फर्मेंटेड बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंगस हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे कुछ भी हो, बट दीज ऑल आर beneficial products or the household products which are made by fermenting process, or which are made by application of microorganisms. So these are some of the application of microorganisms in human welfare in production of household products. So household products के निर्माण में these are some of the benefits of microorganisms. I hope यहां तक सारी बातें crystal clear हो गई होंगी। वेद पटेल, नीट एस्पिरेंट, विनीता, अंशित, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, ठीक है। अभी तक जो भी हमने बात करी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाउस होल्ड आइटम्स, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। हमने कर्ड की बात करी, हमने इंट्रोडक्शन की बात करी, हमने चीज की बात करी, हमने डोसा इडली की बात करी, हमने बात करी ब्रेड की और अदर बेकरी आइटम्स की, हमने बात करी ट्रेडिशनल ड्रिंक टॉडी की, और हमने बात करी वेरियस टाइप ऑफ फूड्स की, जिसमें बैम्बू शूट्स भी हैं, जिसमें आपका सोयाबीन भी है, जिसमें फर्मेंटेड फिश भी है। आई होप यहां तक सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। माशूमा खातून, तुबा फातिमा, नंदिनी, वरुण, अंशित, वनीता, विक्रांत प्रताप सिंह, आप सभी बच्चों का इस ई करियर पॉइंट कोटा यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बच्चे मेरी क्लास की टाइमिंग आपको पता होना चाहिए। एक बार मैं क्लास की टाइमिंग लिख भी दूं, जिन बच्चों को पता नहीं है या जो बच्चे नए क्लास अटेंड कर रहे हैं, बच्चे मेरी क्लास होती है MWF, मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे, मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे, एंड दैट टू एट 6 PM। और हम बात कर रहे हैं बॉटनी ऑफ क्लास 12th, हम बात करें बॉटनी ऑफ क्लास 12th। बाकी जूलॉजी ऑफ क्लास 11th ये डील कर रही है सेजल मैम, एंड दैट इज ऑन ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, TTS। तो TTS में जूलॉजी 6 PM एंड MWF में बॉटनी 6 PM। आई होप ये सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी और आपको बड़ा मजा आया होगा। बच्चे अगर क्लास में मजा आया और सारी बातें आपको समझ में आई है और सारा टॉपिक्स क्रिस्टल क्लियर हो गया है, तो बच्चे सेशन को लाइक करना ना भूलें। सेशन को लाइक करें एंड शेयर इट मैक्सिमम पॉसिबल। ठीक है, आप जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, इन सभी की स्टोरी के फॉर्म में इन सभी में आप शेयर करें, ताकि ये जो क्लास है, ये जो लेक्चर है, ये जो अमेजिंग सेशन है, जो आप सबके लिए करियर पॉइंट लेकर आया है, ये सेशन बाकी बच्चों तक भी पहुंच सके और वो बच्चे भी इस क्लास का लुफ्त, इस क्लास का फायदा उठा सके। चलिए, सो दिस इज GKP साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।